ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में अब हम आपको दो बयान सुनवाना चाहते हैं। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान सुनिए, फर्रुखाबाद में थे वो, सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए। मुरादाबाद में थे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे, लेकिन जब मीडिया से बातचीत की तो सपा सरकार पर आरोपों की बौछार कर डाली। सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। जितने खाली जगह जमीन प्लाट पड़े हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको कब्जाने का एक अभियान चला रखा है, जिसकी निंदा बहुजन समाज पार्टी करती है। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाना चाहती है। पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग 400 छोटे बड़े दंगे प्रदेश में हो गए। ये दंगे हुए नहीं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के कराए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लखीमपुर खीरी में चैलेंज किया कि मैं इस पर डिबेट करने तैयार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप डिबेट करने तैयार हैं कि क्या मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर वहां से नहीं गए? क्या इंक्वायरी कमीशन ने नहीं कहा कि 50,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया? क्या आप ही की गवर्नमेंट ने करीब 2,000 फैमिलीज को एक को 5-5 लाख रुपए नहीं दिए? 50,000 लोग वहां से छोड़ के चले गए, और बीजेपी सपा जो है इस बात पर बहस कर रही है कि 345 लोग गए नहीं, कि वो बोगस लिस्ट है। और यकीनन मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब मथुरा के ऊपर समाजवादी पार्टी पर तनकीद हो रही थी, उनको कंडेम किया जा रहा था, तो फौरन कैराना का इशू उठा दिया गया है। ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दो पहलू हैं। वो इतना बड़ा आरोप भी लगा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब मथुरा धीरे धीरे गरमा रहा था तो तुरंत बीजेपी ने कैराना का इशू उठा दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत यहां कुछ फंसी हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय हम करा चुके हैं। सबसे पहले हम अरशद आबिद साहब के पास जाएंगे। अरशद आबिद साहब, क्या कहेंगे? दो बड़े नेताओं के इतने सारे आरोप, फिक्स मैच खेल रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे थे कि अब नया नारा आप लोगों का है, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, इस पॉलिसी पर चल रहे हैं। रोहित जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जो ये बातें कही और समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाया, ये पूरी तरीके से झूठ और सच से बहुत दूर है। वो लिस्ट जारी करें, सूची जारी करें, किस कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी किस आदमी का प्लॉट कब्जा लिया। अगर प्लॉट कब्जाए गए थे तो बीएसपी की पिछली सरकार में कम से कम 4.5 लाख प्लॉट कब्जाए गए थे, जो बसपा के लोगों ने प्लॉट कब्जाए थे, गरीबों के, मजलूमों की। उसकी सूची है हमारे पास। अगर आप कहेंगे तो उस पर डिबेट रखना, कल को पूरी हम सूची लेकर आ जाएंगे, उस पर डिबेट हो जाएगी। ये 10 लोगों के नाम बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसी एक भी व्यक्ति का प्लॉट कब्जाया हो या कब्जाने की कोशिश की है। ये हताश निराश लोग हैं। अगर ये आरोप हम पर नहीं लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? इनकी सरकार में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या हुई, इनकी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला एनआरआई चंद घोटाला हुआ। इसमें 2 सीएमओ मारे गए, जेल के अंदर मारे गए, डीजी मारे गए, कत्लेआम और गुलाम, पूरे देश प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया इनकी सरकार के अंदर। इनके 35 मंत्री घोटालों में जेल गए। हमारी समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 1989, दूसरी सरकार 1993। अब देखिए, सारी सरकार गिनाएंगे तो फिर आधे घंटे में कहां समय मिलेगा। सरकार 2012 बनी। अभी साहब ये बताएं, एक मंत्री आज ओवैसी साहब ये कह रहे थे, रोहित जी, नहीं, आज ओवैसी साहब ये कह रहे थे, मंत्री का नाम बताएं। नहीं, आज ओवैसी साहब ये कह रहे थे मुरादाबाद में, नहीं, उन्हीं का सवाल हम पूछ रहे हैं कि साहब आप बजरंग दल को परमिशन देते हैं या कैंप लगाने की, आप संघ को परमिशन देते हैं, आप मथुरा में 2 साल तक जवाहर बाग को एक आदमी घेरे बैठा रहे प्रशासन की नाक के नीचे, उसे परमिशन देते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आप परमिशन क्यों नहीं देते जनसभा करने की उत्तर प्रदेश में? राजू जी, मैं जवाब दे रहा हूं उस बात का। ये जो एमआईएम के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ओवैसी साहब, ये हैदराबाद में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते हैं, अकलियत के लोगों पर, उन्हें डरा धमका कर रखते हैं, और कभी टीआरएस से
पैक्ट करते हैं, कभी कांग्रेस से करते हैं, झूठी बातें करते हैं। इनको जो फंडिंग करती है वो भाजपा और आरएसएस करती है। जैसे पिछली बार भाजपा ने अकलियत के लोगों का वोट बांटने के लिए पीस पार्टी को बहुत बड़ी फंडिंग की, बहुत ज्यादा पैसा दिया, और पीस पार्टी की कड़ाई खुलकर आ गई। उसी पीस पार्टी के 4 विधायक जीत कर आ गए, 3 हमारे साथ आ गए, 1 अय्यूब साहब अकेले रह गए। और डॉक्टर अय्यूब ने इस चुनाव में जो भाजपा समर्पित प्रत्याशी थी डॉक्टर प्रीति महापात्रा, उसके प्रस्तावक बने। तो ये जब हम कहते थे, समाजवादी पार्टी कहती थी कि अय्यूब पीस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बीजेपी के एजेंट हैं, तो लोग हमारी इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जब लोगों ने देखा तो आपके जवाब को हम अगर समझ लें तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम इनकी बात कर रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और ओवैसी दोनों के पीछे भाजपा। अब देखिए, सुन तो लीजिए आबिद साहब, अब सवाल भी तो सुनिए राजीव जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोनों के पीछे बीजेपी है। लखनऊ में मोहन भागवत जी के साथ आए, आधा घंटे का फर्क था, ये आधा घंटा बाद में आए, मोहन भागवत जी पहले आए। तो आरएसएस और भाजपा की पैदा की हुई पार्टी है, ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक है। जिस तरह बीजेपी सांप्रदायिक है, ये मुस्लिम सांप्रदायिक है। तो ये देश को तोड़कर और अगलियों के वोट बांटकर, जो सेकुलर ताकतें हैं उनके वोट बांटकर बीजेपी को मदद करने वाले लोग। ठीक है, राकेश त्रिपाठी साहब जवाब दीजिए। अब राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। चुनाव लड़े ठीक और है, ये वहां चुनाव लड़े आबिद साहब वो 65% ठीक है। अब जरा राकेश त्रिपाठी जी को तो बोलने दीजिए। आपने आरोप उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया, आपने आरोप उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया। आपने कहा ओवैसी को भी ये पाल पोस रहे हैं और आपने गठजोड़ बीएसपी और बीजेपी का भी बता दिया। अब जरा जवाब तो लीजिए, जवाब दीजिए। आबिद साहब आवाज मिल रही हो तो सर जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। लेकिन सब इनकी हकीकत जानते हैं और अकलियत पूरी तरीके से। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी कैसे जवाब देते हैं जब ये बोलने दे तब बोलिए। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, स्टूडियो में भी वही स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में जैसी अराजकता है उसी प्रकार की अराजकता आपके स्टूडियो में बन जाती है, जब समाजवादी पार्टी के लोग बोलने तक नहीं दे रहे हैं, बोलने तक नहीं दे रहे, होल्ड करिए, होल्ड करिए, अब जवाब लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज कौमी एकता दल का विलय, कौमी एकता दल का जिस तरह से विलय हुआ है, बहुत स्पष्ट कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी, जिसके 2014 के लोकसभा चुनाव में पांव उखड़ गए थे, उसको जमीन तलाशने के लिए अपराधियों के साथ साठगांठ करने में भी कहीं कोई परहेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नजदीक आते हुए दिख रही है, समाजवादी पार्टी की घबराहट इतनी ज्यादा हो गई है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल हर तरह के लोगों को, चाहे वो विनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो अमर सिंह हो, चाहे वो आज मुख्तार अंसारी हो, सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार बैठी है। गुंडाराज का के विजुअल्स आपने अपने चैनल पर अभी दिखाए हैं कि किस प्रकार से गाजीपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक आतंक का पूरा नंगा नाच हो रहा है। कल लखनऊ में जिस प्रकार से कम्युनल वायलेंस की एक जो है घटना होने की शुरुआत हुई, अच्छा हुआ कि समय रहते वहां जो है प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की और कम्युनल वायलेंस होते होते रह गया। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा आज कम्युनल वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, 1000 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस के पिटने की खबरें मिली हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो है सब कुछ सामान्य है? वास्तविकता में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से विकास की पटरी से उतर गया है, कानून का कहीं कोई राज नहीं है। कैराना तो एक छोटा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर आपराधिक लोगों के कारण लोगों का जनजीवन सामान्य नहीं रह गया है, लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। और उसके बाद अरशद आबिद जी लगातार इस बात की बैठकर डिबेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़ा विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक बिल्कुल समृद्धि ला दी है। कैसा आश्चर्यजनक बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए लोगों के लिए सुरक्षा का सबसे जो प्रमुख एजेंडा इस समय बना हुआ है कि लोग सुरक्षित रहें, महिलाएं घर से सुरक्षित बाहर निकल सकें, लोग अपनी जमीनों का, अपनी जायदाद को सुरक्षित रख सकें। अच्छा, वास्तविकता में जमीनों पर ये सारी चीज तो ठीक है, जो बात आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने लेकिन जो आरोप इन लोगों ने आप पर लगाया सत्य है। नहीं, जो आबिद साहब ने आरोप आप पर लगाया कि ओवैसी साहब के पीछे आप हैं, क्या ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को ताकतवर बीजेपी कर रही है क्योंकि बीजेपी उसका चुनावी लाभ लेना चाहती है? देखिए, अरशद आबिद साहब ने यह बात पहली बार नहीं कही है। यह बात बिहार में पहले लालू प्रसाद यादव जी भी कहते रहे हैं, इससे पहले जो है लोकसभा के चुनाव में भी यह बात कही जाती रही। वास्तविकता में अरशद आबिद जी, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी की भाषा किस प्रकार की है, अकबरुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई की भाषा किस प्रकार की है, उनके विचार किस प्रकार के हैं। उनके विचारों का पूरी तरह से बिल्कुल विरोध करने वाला, एक मुखरता से विरोध करने वाला संगठन भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा का कोई कहीं किसी तरह का तालमेल नहीं हो सकता है। हम उनकी विचारधारा के सबसे कट्टर विरोधी हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ जो है किसी तरह का क्या भाषा है। ठीक है, हम जरा कमलाकर त्रिपाठी जी को ले आए।
ठीक है, अभी साहब ठीक है, आप- अभी साहब होल्ड करिए, आप- जरा कमलाकर जी को आने दीजिए। अब जरा कमलाकर जी को आने दीजिए। कमलाकर जी ऐसे विषय लेते हैं जिन ठीक। विषयों का कोई प्रासंगिकता नहीं ठीक होती ठीक सर, त्रिपाठी जी ठीक है। कमलाकर जी कैसे देखें जी। ये उत्तर प्रदेश में एक चलन चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि हर राजनीतिक दल दूसरे 2-3 राजनीतिक दलों की सेटिंग बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए तो वो कहेंगे कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी की देखिए- सेटिंग है। आप इनसे पूछ लीजिए तो कहेंगे सपा और कांग्रेस की सेटिंग है। ये क्या है सर, क्यों? देखिए राजीव जी, विरोधी दलों का तो एकमात्र उद्देश्य ये है कि अगर वो चैनल पे बैठे हैं तो जिसका अपोजिट है, तीन नहीं 5 पार्टियों के अगर लोगों को आप बैठाइएगा तो 5 के अगेंस्ट बोलेंगे। चीज बातों को अगर आप तथ्यों को देखने जाइएगा तो ये जो बीजेपी और सपा की नूरा कुश्ती है ये आपको बिहार के चुनाव से परिलक्षित हो जाएगी। एक महागठबंधन में जिसके मुखिया मुलायम सिंह जी बनाए गए, उसमें एक दिन पहले वो अमित शाह जी के से मिल करके 1 घंटे की मीटिंग करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वो उस महागठबंधन से अपने आप को किनारा करते हैं। एक सेक्युलर फ्रंट जो कि सांप्रदायिक ताकतों को अगेंस्ट बना था, उससे उन्होंने किनारा किया और देश की अकलियत में यह संदेश गया इस बात का। और मुलायम सिंह यादव जी इस समय इसीलिए डेस्परेट हैं और जो कौमी एकता दल का विलय है वो उसी अकलियत के अपने वोट बैंक को मैनेज करने के लिए है। और अभी इस समय भी जो स्थितियां चल रही हैं राजीव जी, अगर आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद को ढहाने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाएगा। इस तरह के बयान, रामचंद्र कटेरिया का बयान आया शिक्षा के भगवाकरण पे। लेकिन उत्तर प्रदेश के हुक्मरान होने के नाते, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होने के नाते या शासन चलाने के नाते इन्होंने कहीं भी एफआईआर नहीं की, उसकी किसी को अरेस्ट नहीं किया। जो कैराना में हुआ, एक गलत तरीके से एक लिस्ट जारी की जाती है जिसको बाद में हुकुम सिंह जी कहते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, उस पे भी ये लोग रैली निकाल रहे हैं। अगर बीजेपी के पास पुख्ता सबूत थे तो उन्होंने राज्यपाल शासन क्यों नहीं इंपोज करने की बात की। और अगर समाजवादी पार्टी के पास पुख्ता सबूत हैं कि इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो क्यों नहीं वहां कल्प्रिट्स की अरेस्टिंग हुई। जो चीज वहां हुई, मथुरा में हुई राजीव जी, 2.5 साल से 300 लगभग एकड़ जमीन कलेक्ट्रेट के सामने एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है और आप उसको बोलते हैं कि जो है आपके संज्ञान में नहीं था, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 1.5 साल पहले लिख करके बताया गया था, वहां के डीएम ने लिख करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था और उद्यान विभाग के अफसर ने उन एसएसपी को भेजा हुआ था। सारी चीजें संज्ञान में थी, लेकिन बड़े नेताओं के संरक्षण में यह काम चल रहा था। इस उत्तर प्रदेश में जियाउल हक डिप्टी एसपी की हत्या प्रतापगढ़ में मार मार के होती है। इस उत्तर प्रदेश में पत्रकार को जिंदा जलाया जाता है। इस उत्तर प्रदेश में अभी मुकुल द्विवेदी की जो हत्या हुई, रतन यादव की जो इंस्पेक्टर था उसकी हत्या हुई। इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के सामने दलित बच्ची का जो है बलात्कार करके शव मिलता है जी। इस उत्तर प्रदेश में एक पूरी तरह से अराजकता का और असुरक्षा का माहौल बन गया है। और मैं एक बात और इंगित करना चाहूंगा, जो नसीमुद्दीन भाई कह रहे थे वो शायद भूल गए, मायावती जी का पिछले चुनाव में नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर, और वो बाद में स्थितियां हो गई कि गुंडा चढ़ा है हाथी पर, गोली मारेगा छाती पर। सीएमओ की हत्याएं हुई, न जाने प्रदीप शुक्ला जैसे आईएएस जो है वो जेल काट रहे थे। तो बेसिकली ये पिछली सारी सरकारें 89 के बाद से आज तक इन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के बाद से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है और कांग्रेस इसी चीज को देखना चाह रही है। आज कांग्रेस इन सारी सांप्रदायिक शक्तियों को, कुछ लोग संप्रदाय के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। आप इस सब जवाब दीजिए। सांप्रदायिक शक्तियों को दरकिनार करते हुए कमलाकर जी, समाज को बांटने की इजाजत आपकी बात पर आप इस सब से जवाब लेते हैं, आप इस सब जवाब दीजिए जी। राजीव जी, ये देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और 3200 घोटाले हुए, छोटे बड़े।
यूरिया घोटाला, सीमेंट घोटाला, आयुर्वेद घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मैं कहां तक गिनाऊं? अगर कांग्रेस की सरकारों के घोटालों पर चर्चा करनी पड़े तो 1 साल तक लगातार डिबेट करानी पड़ेगी। फिर भी हमने देश हित में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस को बाहर रहकर इसलिए समर्थन दिया कि सांप्रदायिक ताकतें मजबूत ना हो जाएं और सांप्रदायिक ताकतें इस देश के टुकड़े ना कर दें। लेकिन ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, 24 घंटे झूठी राजनीति करते हैं और यही वजह है कि ये देश में 25 स्टेट से 15, 15 से 10, 10 पर 3 स्टेट में जाकर जो छोटे स्टेट हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, जो किसी मतलब ज्यादा बड़े स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे 10 स्टेट बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सिमट कर रह गए। हमारे 2004 में 44 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इस बार हमारे 5 आए, अब इनके 44 हैं। आप 2019 का चुनाव ने दीजिए, ये 34 पे रहेंगे, हम 64 पे आएंगे। ये चूंकि झूठ बोलते हैं, विकास कराते नहीं हैं और भाजपा के साथ पूरी तरह से मिली भगत कर काम करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर जो कह रहे हैं कमलाकर जी, समाजवादी पार्टी, लेकिन आबिद साहब जो कानून व्यवस्था पर वो कह रहे हैं उस पर भी तो थोड़ा नजर डालिए। पार्लियामेंट नहीं चलती भाजपा, थोड़ा नजर तो डालिए जो कानून व्यवस्था पर वो कह रहे हैं। राजीव जी 10 साल तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी और जब मोदी जी सत्ता है, भाजपा की सत्ता आ गई तो अब कांग्रेस वाले पार्लियामेंट नहीं चल देते। नूरा कुश्ती ये करते हैं कि ये तय कर लेते हैं कि हमारे अपराध, आप हमारे अपराधों के लिए हमें माफ करना, हमें जेल मत भेजना। और जब भाजपा आती है तो वो इनसे कहती है कि जो हमने गुनाह किए हैं, घोटाले किए हैं, भैया हमको जेल मत भेजना। नहीं तो क्या वजह है कि कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हुए, सीबीआई आपके पास है, आईबी आपके पास है, ईडी आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, हर चीज तो आपके पास है, भाजपा के लोगों के पास, क्यों नहीं जेल भेज रहे कांग्रेस के नेताओं को? कांग्रेस के तो इतने सांसद जेल चले जाएंगे अगर ये निष्पक्ष जांच हो जाए तो कांग्रेस में कोई सांसद ही नहीं बचेगा। अच्छा, राकेश त्रिपाठी जी और कमलाकर जी और आबिद साहब, जहां तक मुझे हंसी आती है इनकी सोच पर, ये बताइए अपने त्रिपाठी जी की बात पर कि विकास नहीं हुआ। ये 302 किलोमीटर लंबा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया या हमने बनाया है? अगर मेट्रो हम लाए हैं इसके उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की सरकार में आए हम लाए। आईटी सिटी हमने बनाई, आईटी सिटी हम लाए, 55 लाख परिवारों को हमने समाजवादी पेंशन योजना थी। ठीक, अब जरा त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समाजवादी राकेश त्रिपाठी जी की बात सुन ले, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम एक क्लोजिंग कमेंट के लिए जरा पीयूष जी के पास चलेंगे, क्योंकि लगता ऐसा है कि 2017 में जनता की परख इस बात पर होगी कि किसकी नूरा कुश्ती को वो पकड़ लेती है। ठीक है, जो चमक रहा है, फ्लाईओवर बन चुका है। राकेश त्रिपाठी साहब, छोटी सी टिप्पणी करिए। राजीव जी बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल करके आपके डिबेट से आ रही है। बस आप सब सुन लीजिए। अरशद साहब एक मिनट जरा सुन लीजिए। अरशद साहब दूसरों को भी सुन लिया करिए, आप सब दूसरों को भी सुन लिया करिए भाई। अरशद जी आप तो डिबेट में दूसरों को सुनने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है, आप दूसरों को भी सुन लिया करिए। अरशद जी देखिए, आप राजीव जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल करके डिबेट से आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल करके डिबेट से आ रही है कि अरशद साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वैसी से सेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ मिली भगत है। कमलाकर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से मिली भगत है। आश्चर्य है, भारतीय जनता हर पार्टी दूसरी पार्टी से बता मिली भगत है और भारतीय जनता पार्टी किसके विरोध में खड़ी है। पहले इसको वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ खड़ी है और केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, अगर पूरे देश की राजनीति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहां खड़ी है। त्रिपाठी जी कहां खड़ी? पाले में भाई मथुरा हो गया, भाई ओवैसी का आरोप यह है कि मथुरा हुआ तो आपने मथुरा को दबाने के लिए कैराना का मुद्दा उठा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे आज मुरादाबाद में, आप लोगों की सेटिंग का सबूत पेश कर रहे थे वो। राजीव जी कैराना के मामले में हुकुम सिंह जी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 दिन पहले हुकुम सिंह जी ने इस पूरे मसले का संज्ञान मुख्यमंत्री के पास जाकर के स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल में पूरी वीडियो क्लिपिंग तक दिखाई थी। इसलिए यह कहना कि मथुरा कांड के बाद हमने डाइवर्ट करने के लिए कैराना कांड को उठाया है, ये बिल्कुल तथ्यों से जब इतना सब किया था तो फिर बैकफुट पर क्यों चले गए? जब इतना सब किया था तो फिर बैकफुट पर क्यों चले गए? हमने नहीं बहुत फिर बैकफुट पर क्यों चले? घटना से पहले ही कैराना के मसले को मथुरा घटना से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और मथुरा घटना को तो बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसने मथुरा कांड को इस ढंग से हैंडल किया कि आज वहां पर 29 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस को 2 अपने बहादुर अफसर गंवाने पड़े। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी तरह से विफलता है चलाने में। ठीक है सर, कि उत्तर प्रदेश के पीयूष जी की बारी है भैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक अपरिपक्वता है जिसके कारण मथुरा में इतनी बड़ी घटना विफलता नहीं है। ठीक है,
पीयूष तो पंत देश जी, का जो खुफिया विभाग है वो भारत सरकार के अंडर में होता है। ठीक सर, जिम्मेदारी ठीक, उसकी बनती है। ठीक और सर, भारत ठीक। सरकार के चाहे आईपी हो चाहे इंटेलिजेंस हो, उसके अफसर मंडल वाइज डिस्ट्रिक्ट मतलब मथुरा केंद्र की नाकामी से हुआ, सीधे आरोप लगा दीजिए, सीधा आरोप रख दीजिए ना अमित साहब कि मथुरा केंद्र की नाकामी की वजह से हुआ। केंद्र की नाकामी से हुआ, केंद्र दोषी है। हाँ, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार की एजेंसी तो कोई क्या कर रही जिम्मेदारी थी? नहीं है, सारी पुलिस केंद्र के ही अंडर में तो थी। नहीं नहीं, सारी पुलिस केंद्र के ही अंडर में थी, पुलिस को सारे डायरेक्शन केंद्र से और होम मिनिस्ट्री से आ रहे थे। डीएम ऑफिस के ठीक सामने, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने 2.5 साल से वो व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है और वो उसके लिए ठीक है सर, ठीक की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है पीयूष पंत जी, ये जो नूरा कुश्ती है, क्या वोटर की समझदारी 2017 में यही होगी कि वो किसकी नूरा कुश्ती को समझ ले और कौन बिल्कुल अकेला और निष्पक्ष खड़ा है? ठीक है, सुन लीजिए कमलाकर जी, आबिद साहब, कमलाकर जी, पीयूष जी की बात सुन लीजिए। नहीं राजीव जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पे भी जो है, जो हमारे जो भी हर तीनों पार्टी के नेता हैं या प्रवक्ता जो हैं बातें कर रहे हैं, तो इससे भी साफ होता है कि ये इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो दूध की धुली नहीं है और सब ने अपने अपने शासनकाल में जो कुछ किया है जनता के सामने मौजूद है और दूसरे पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये काम वो भी जब सत्ता में आते हैं तो करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बसपा हो। तो सबसे बड़ा संकट यही है मतदाता के सामने कि वो क्या किसको समझे सही, किसको गलत समझे। और सबसे बड़ी लोकतंत्र की असफलता हम देख रहे हैं हमारे देश में यही है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है जनता को जो मिला हुआ है कि अपने नुमाइंदे चुनने का और इस उम्मीद में चुनने का कि वो उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन उनको हर बार जो है मायूस होना पड़ता है। हर पार्टी एक दूसरे को देखिए आरोप लगा रही है, आज आपने भी देखा किस तरह से लगा रही है, सारे मिलकर वही काम करते हैं जो सत्ता में आते हैं, सब करते हैं। और जब डिबेट होती है या जब सांसद होती है, विधानसभा होती है, तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो आलोचना करते हैं और जब पक्ष में आ जाते हैं तो वही काम वो करने लग जाते हैं जिसकी वो आलोचना कर रहे थे। तो अजीब सी स्थिति बन गई है इस राजनीति की और भारतीय राजनीति की और भारतीय लोकतंत्र की, जहां पे मतदाता के लिए सच में ही मुश्किल हो गया है कि उसके लिए विकल्प क्या है, वो किसको चुने किसको न चुने। अंततोगत्वा यही होता है कि फिर वो जो है लालच में आता है, जैसे आजकल पार्टियां जो है बहुत से लालच देती थी कि आपको ये बांट देंगे, आपको वो बांट देंगे। एक तरह से देखिए भ्रष्टाचार है जो पार्टियां देती है, आपको लैपटॉप बांट देंगे, आपको साइकिल बांट देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, और उसके बाद जो है कोई आज जो विचारधारा का पूरा अभाव हो गया है और आपराधिक तत्वों का वोट की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि जिस तरह से हर तरह से जो है आप जो है वोटों का इस्तेमाल कीजिए, वोटों पे कब्जा कर लीजिए और जो है कि सत्ता में आ जाइए और सत्ता में आके फिर खूब लूट मचाइए। ये सारी पार्टियां, इसमें मुझे नहीं लगता कोई पार्टी, जनता के पास विकल्प बहुत सीमित है, बहुत सीमित विकल्प है। जनता उसमें अपने दिमाग लगाती भी है तो बड़ी मुश्किल उसको होती है। एक उम्मीद वो दिखाती है कि जो लेसर इवल जो उसको लगता है कि है आज के समय में उसको वोट दे, लेकिन फिर वो धोखा खाती है। और सीमित विकल्पों में भी कमोवेश चरित्र एक ही जैसा नजर आता है। चरित्र एक ही जैसा नजर, आप देखिए सारी पार्टियों को आप देख लीजिए, वो सारा चरित्र एक सा ही नजर आता है। उनके नेता वही है, एक नेता के इर्द गिर्द पार्टियां घूम रही हैं, उसी नतीजा ये होता है सर, सत्ता बदलती है लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदलता, क्योंकि राजनीतिक दलों का चरित्र बचा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसी स्थिति। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए। आबिद साहब आपका धन्यवाद, कमलाकर त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आप हमारे साथ जुड़े आपका भी धन्यवाद। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।